आइए आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय बेगूसराय का कैथ गांव, जहां पे महाशिव पुराण के कथावाचक यहाँ वृंदावन से पधारे हैं। और सबसे सुंदर बात यह भी है कि इस धर्म युद्ध में जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी पधारे हैं। और आज वो यहाँ पे आए हैं इस सभा स्थल में अपनी भागीदारी देने। तमाम सवाल भी गूंज रहे हैं, जो सवाल उनसे करना है हम लगातार आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ आए तो क्या कुछ कहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए और कैथ गांव के लिए, बेगूसराय के लिए। अब बने रहिएगा हमारे साथ। जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पधारे हैं बेगूसराय के कैथ गांव में, जो शिव महापुराण का एक अवसर है, एक धार्मिक अवसर पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो हम बेगूसराय की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन सर, एक सवाल है कि बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर के लोग मुखर होते दिख रहे हैं। आपके बयान से कुछ आशाएं तो बढ़ती हैं, लेकिन फिर बात ज्यों की त्यों रह जाती है। देखिए, सर्वप्रथम जो हम यहाँ पर आए हैं, महापुराण कोई है, उसकी कथाएं हो रही है, उस अवसर पर मुझे बुलाया गया है। आज कथाएं हैं, आप लोग यहाँ मिले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामना हम देते हैं। आपका नया वर्ष 2023 मंगलमय हो। और जो प्रश्न आपने किया उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी में एक वर्जन है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अत्यंत अति सर्वत्र वर्जयेत। तो उसी प्रकार से शराब का भी मामला है। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब का सेवन कोई बहुत चालाकीपूर्ण बात नहीं है और उसका बंदिश लगाया गया है, शराबबंदी की बात की गई है, वो काबिल तारीफ कदम है। लेकिन शराबबंदी के कार्यकाल में या कार्यक्रम में जो कुछ बातें सामने आई है वो बहुत भयावह है। और हम शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों को जो ठगा गया है, दोहरा मानदंड जो किया गया है, उसका विरोध करते हैं। अब कहिएगा कि दोहरा मानदंड क्या है? दोहरा मानदंड ये है कि एक गरीब मजदूर 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर शराब का सेवन करके अगर रास्ते में जा रहा है तो उसके मुंह में ब्रेथनालाइजर लोग लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो शराब सेवन किए हुए है, तो उसको लोग जेल भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि वो गरीब जिसको हम भेज रहे हैं उसके घर में कमाने वाला और कोई है क्या? उसके बाल बच्चे का क्या होगा यदि ये जेल में चल जाएगा? तो ये देखना चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं किया कि पी के जा रहा है, लेकिन वो अभ्यस्त है, पी लिया है, तो उसको इस तरह का दंड नहीं देना चाहिए। आज बिहार में 70,000 के आसपास गरीब लोग केस मुकदमा में फंसे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत पर हैं। वही दूसरे ओर बड़े बड़े लोग, जिसमें पॉलिटिशियन हैं, ठेकेदार हैं, आप पत्रकार भी हैं, जुडिशरी के लोग भी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो लोग 10 बजे के बाद अगर शराब सेवन करते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि इन लोगों के मुंह में ब्रेथनालाइजर 10 बजे के बाद लगाइए। 50% से ज़्यादा लोग शराब पिए हुए मिल जाएंगे तो उनको जेल जाना चाहिए, लेकिन उनको एक आदमी को भी जेल नहीं भेजा गया है। तो ये दोहरा मानदंड है ना। ये गरीब है, सामने पी लिया, दिखला गया, और जो छिप करके घर में पीता है उसको आपने छोड़ दिया। तो उस घर में पीता है तो शराब आती कहाँ से है? वो जरूर कहीं गलत रूप में बनाए जाते हैं या गलत रूप में बाहर से आती है, जिसके चलते अनेक तरह की बातें आ रही है। तो हम उसी का विरोध करते हैं और हम सजेशन देते हैं कि देखिए, नदी का धार है, अगर नदी की प्रवाह बाहर से आ रही है, अगर उसको एकदम सीधे रोक दीजिएगा तो वो रुकने वाला नहीं है। अगल बगल चैनल बना कर आप पानी निकल जाता है।
उसी प्रकार से ये भी एक धारा है। हम 2005 से 2010 तक के हर पंचायतों में शराब की दुकान खुलवाया, लोग पीने लगे, अभ्यस्त हो गए, और आज एकाएक हम कहेंगे कि तुम रुक जाओ तो असंभव है, वो रुकेंगे नहीं। हाँ, डर से रुक जाते हैं, नूक छिप करके पीते हैं, और बनावट की भी जो प्रक्रिया है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। शराब बनाने में, चूँकि हमारे घर शराब बनती थी, शराब हमारे माता पिता पीते थे, हम उनको मना किया, वो मान गए, तो हम आज यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था। तो मेरा कहने का मतलब, हम जानते हैं कि शराब बनाने में 8 दिन समय लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा में बन जाती है। इसके चलते शराब विषैली हो जाती है और लोग पीता है तो मरता है। सर, मुआवजे को लेकर के बड़ा कंट्राडिक्शन विधानसभा में दिखा था। नहीं, विधानसभा में दिखा कहीं हो अलग बात हो, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी को सजेशन दिया था कि प्रेसिडेंस को भी देखा जाता है। जब 2016 में 19 आदमी शराब पी करके मरे थे तो आपने मुआवजा दिया था। आज यदि वो मरे हैं तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, हम तो सजेशन दिया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी शायद। सर, एक सवाल है सर, जो पिछली सरकार में आई थी पंचायत के प्रतिनिधियों को लेकर के, लाइसेंसी आर्म्स देने की भी बात हुई थी मुखिया लोग को। सम्राट चौधरी तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे उसमें। क्या उस डिसीजन पर ये सरकार कुछ कर पाएगी? इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये सरकार उस पर क्या कर रही है, न हमने जानने का जहमत उठाया है। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हम लोग फॉलोअर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि गरीबों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उनको आर्म्स आप दीजिए, लाइसेंस आप दीजिए। तो उस तर्ज पर अगर कोई बोला हो कि लाइसेंस मिलना चाहिए तो उनकी अपनी बात है, लेकिन सरकार की नीति में ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। वरना हमारा कहना है कि हम जब कर्पूरी ठाकुर जना कर्पूरी ठाकुर की बात बोलते हैं तो उन्होंने कहा था कि साहब उसको रक्षा करना है गरीबों को, तो उसको स्वयं का उस आर्म्स दीजिए ताकि वो अपना रक्षा कर सके। कास्टिज्म को लेकर के, धर्म को लेकर के कई बार राजनीतिक मोड़ काफी खराब स्तर पर पहुंच जाता है, निचले स्तर पर पहुंच जाता है। धर्म को आप किस नजर से देख रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम में? अब तो वहाँ ना बोलना है। सर, सुधाकर सिंह का बयान जो है, हाँ। इस पर सर महागठबंधन का अंतिम फैसला क्या आएगा, ये इस पर कुछ बताएं। देखिए, महागठबंधन में हम तो कोऑर्डिनेटर नहीं है। हम लोग तो सदा कहते हैं कि कहीं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती रहती तो वहाँ फैसला हो जाता कि क्या करना है। लेकिन अब तो फैसला लेना है तेजस्वी प्रसाद जी को, राजद को, और वो क्या फैसला लेते हैं अब उन पर निर्भर करता है। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि सुधाकर जी जो बोल रहे हैं महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो दानिश रिजवान सुधाकर जी के बयान के बाद ऐसा तो नहीं सर जो फिर नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? अब देखिए, भविष्य क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, और हम नीतीश कुमार जी के दिल की बात को कैसे हम समझेंगे। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के सेहत के लिए सुधाकर जी पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मांझी ने करीब सैकड़ों निर्णय लिया था, उसमें 34 निर्णय ऐसे अकाट्य निर्णय था जो समाज का परिदृश्य, राज्य का परिदृश्य बदलने वाला था, और उसके आधार पर ही पार्टी का निर्माण हुआ है कि हम उन निर्णयों को लागू कराएंगे। अब जैसे नारी सशक्तिकरण का साल चलता है, विश्व में मनाता है, और जब तक बच्चियां नहीं पढ़ेगी तब तक कि सशक्त कैसे होगी। इसीलिए जीतन मांझी ने कहा था कि प्रथम क्लास से एमए क्लास तक के बच्चों की शिक्षा चाहे जिस जात का हो फ्री हम कर देंगे, और ये था, आज भी है। लेकिन यही है कि सरकार उसका डेफिसिट ग्रांट नहीं दे रही है, जिसके चलते बच्चियों को फीस देना पड़ रहा है। तो ये सब योजना को लागू करने के लिए हमने ये किया था। हमने कहा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं, नौकरी नहीं है, नियोजन नहीं है। तो हमने कहा था
कि बड़े बड़े ठेकेदार लोग ठेकेदारी कर करके पैसा कमाते हैं। हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड जो हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको ठेका में हम आरक्षण देंगे 75 लाख तक, ताकि ठेकेदारी करके अपना जीवन यापन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई दोष नहीं था। फिर उसी प्रकार से हम कहा कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको हम नियोजन भत्ता देंगे, ताकि वो इंटरव्यू में जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे और नौकरी लेंगे। तो ये सारे काम हम पार्टी के लिए सोच करके आज घोषणा पत्र जारी किया है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस काम के बिना पर आज 4 विधायक हमारे यहाँ हैं। हम समझते हैं आगे दिनों में हमसे प्रचार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम साधन विहीन हैं। अगर हम प्रचार करेंगे तो सब समाज के लिए हमने काम किया है, और बढ़िया से अगर प्रचारित होगा तो हम आज 4 हैं, 40 भी हो सकते हैं। हमारी पार्टी का एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जो अकाट्य है और जो दूसरे लोग नहीं उसको अपनाता है। तो इसीलिए अब हम लोग अच्छे हैं। सवाल है, अब तो अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को माना जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि भाई अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद होंगे, और आज उन पर 4-4, 5-5 अच्छे विभाग हैं। तो एक काम रोकना और इस काम को कंट्रोल करना उनका भी काम है। अगर लीक हो रहा है तो लीक हाउस कहने से नहीं होगा, कंट्रोल करने से होगा, और उनको पावर है। तो इसलिए उनको ये कहना उचित नहीं है, काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समय पर सब काम होगा और सारा काम ठीक होगा। नीतीश कुमार जी की सरकार में न किसी को बकसना है, न किसी को साथ देना है। न्याय के अनुसार जो काम होना चाहिए वो किया जाना चाहिए। उसी से रिलेटेड देखा जाए क्या, जो अभी आपके प्रवक्ता को लेकर के बात सामने? नहीं, वो तो ठीक है। हमारा कहना है कि चार्ज लगना एक अलग बात है, चार्ज प्रूफ होना दूसरी बात है। वो चार्ज लगा है, वो चीज़ को हम लोग जानते हैं कि जिस महिला ने चार्ज लगाई है, कम से कम 50 गजेटेड ऑफिसर्स राजनेताओं पर वो लगाई है। SC ST का है, वो पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है, और वहाँ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे कैसे उसको लोग छोड़े हुए हैं। उसी क्रम में इनका भी नाम आया है, तो ये पकड़े गए हैं जेल में। अब जेल में अपनी बात को कहेंगे, और हम तो नहीं समझते हैं कि कोई बहुत प्रामाणिक बात है जिसके चलते उनको जेल में रखा जाएगा। उनको न्याय ज़रूर मिलेगा, और हम समझते हैं कि वो लड़की जिसके साथ ये घटना घटती है और वो इसके लिए वो नामित है वहाँ रांची में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि इस प्रकार से समाज में कोई महिला ये दुष्प्रचार करे और लोगों को बदनाम करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी हम तो समझते हैं कि CID आगे जांच करे, CBI आके जांच करे कि उस महिला का चरित्र क्या है। जातिगत जनगणना को लेकर के समाज, बिहार के समाज को किस रूप में देख पा रहे हैं अभी के परिदृश्य में? देखिए, अभी जातिगत जनगणना हो नहीं रही है, अभी घर-शुमारी हो रही है, और जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। वैसे जाति में विश्वास मैं नहीं करता हूँ। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजै सो हरि के होई, संत रैदास जी ने कहा है। और हम भी कहते हैं कि हम एक हैं, परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा के औलाद हम लोग हैं। उनके औलाद मनुष्य रूपा के रूप में हैं, बाकी हम लोग सब एक हैं। यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था ने और विकृत विकृत शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जात पात में, कुनवा में हम लोगों को बांट दिया है, और हम लोग बंट गए हैं, जिसके कारण ये सारी बातें हो रही है। अब रही बात कि कहीं कहीं सरकार से लाभ होने की बात होती है, तो कुछ लोग हड़प लेते हैं उसको। इसलिए जाति जनगणना कराई जा रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। अगर उनका संख्या सामने आ जाएगी तो उसके आधार पर उनको हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए जातीय जनगणना आवश्यक है और होना चाहिए। पिछले कई घटना में देखा गया सर कि मुकेश सहनी हो चाहे ओवैसी हो, ये इन तमाम लोगों की छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो खत्म होते नजर आई। आप लोगों के साथ भी, और जो साथ में नहीं रहे वो भी, कहानी बराबर हुई। आपकी पार्टी कैसे बची हुई है? देखिए, कोई भी पार्टी का MLA ही हो जाना
पार्टी नहीं कहलाता है, पार्टी का सिद्धांत है। पार्टी का सिद्धांत लेकर के आगे चलते हैं, तो उसी प्रकार से सहनी जी का हम लोगों के पार्टी का सिद्धांत है।